नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है अभी कहानी मेरे उपन्यास पर आधारित, बड़ा बाबू उपन्यास पर आधारित अतश्री नवल नारायण कथा। और इस कथा का 46वां अंक आपके पास पिछले बार आया था। आज 47वें अंक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको पता ही है, मेरे सम्मुख उपस्थित दो श्रोता जनार्दन चाचा और संजय भैया, उनको मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। और पिछले अंक में हमने कहानी को कहाँ पे छोड़ा था? ये जो नवल नारायण के दूसरे नंबर का पुत्र है अर्नउआ, सबसे बड़ा टैलेंटेड पूरा दिन दुनिया में नवल नारायण, और माया ने इसको ऐसे ही कुछ प्रचारित किया है। तो ये बेचारे के साथ वहां पे खेल हो रहा है। इसको तीसरी क्लास में, जब बेचारा तीसरी क्लास में एडमिशन के लिए जाता है, तब उसको टीचर उसके नीचे खिसका देते हैं। और ये एक बार नहीं, बेचारे के साथ कई बार हो लिया। आपको याद होगा, वजीरगंज में पढ़ करके सेकंड क्लास पढ़ के आया था, थर्ड क्लास में गया था, गदाईपुर गांव में लौट के आया तो वहां पे गदाईपुर गांव में स्कूल में टीचर ने कहा, नहीं भाई, इसको तो नहीं आगे कर सकते, तो इसको फिर से सेकंड में ही पढ़ाओ। और बकलेसवा को फर्स्ट में पढ़ाया गया। अब बकलेसवा फर्स्ट पढ़ के आया है, वो सेकंड में जाना था, और इसको सेकंड से थर्ड में जाना था अरनउआ को। तो जब उसरी में नाम लिखाने के लिए जाते हैं नवल नारायण, तो पता चला कि टेस्ट में बकलेसवा ज्यादा नंबर लेके आया है अरनउआ से। तो वहां जो टीचर हैं वो कहते हैं कि नहीं, दोनों को यूकेजी में कर देते हैं, थर्ड में एडमिशन नहीं देंगे। पहली बार बेचारा गदाईपुर में गया था थर्ड में एडमिशन कराने, तो वहां थर्ड से सेकंड में करके एडमिशन लिया। और सेकंड क्लास तो बेचारा वहां वजीरगंज में भी पढ़ा था, फिर से सेकंड क्लास गदाईपुर गांव में भी पढ़ा। और अब जब उसरी में नाम लिखाने के लिए आया अरनउआ, तो इसको यूकेजी में कर दिया गया। और नवल नारायण का देखिए, गद्दारी मक्कारी जो कुछ भी कहिए, अब वो जो बेचारा बकलेसवा है, जो क्लास फर्स्ट पढ़ के आया था, सेकंड में जाना चाहता था, तो जब मास्टर साहब लोग उसको यूकेजी में रख रहे थे, तो नवल नारायण कहते हैं, दोनों में बड़ा ही छोटा ही है, एगो बड़ा एगो छोटा, दोनों एक ही साथ कैसे पढ़ेगा? तो अगर इसको यूकेजी में ही रखेंगे तो इसको उससे नीचे करिए कहीं। तो जबरदस्ती उसको उसको एलकेजी में कर दिया जाता है। ये सब कहानी आप सुन चुके हैं। वहां पे जो डेरा खोजा था नवल नारायण ने, उसमें टॉयलेट नहीं था, तो क्या वहां परेशानी है, वो सब आप पिछले अंक में सुन चुके हैं। आज बढ़ते हैं इससे आगे। तो 3 महीने के बाद मकान मालिक घर का लौट के आते हैं देखने के लिए कि हमारे घर में कौन से किराएदार रह रहे हैं। और इसी बीच में रंजितवा की अच्छी दोस्ती कहिए या अच्छा सामंजस्य कहिए, वो जो मकान मालिक के चाचा हुए, उनकी एक बेटी, जिसे रंजितवा दीदी कहता है, और वो अपना छोटा भाई मानने लगती है। तो उस घर में एक रंजितवा से उम्र में कम से कम 12 साल बड़ी वो एक कन्या थी, जिसका नाम था वीना। तो वो उन दोनों में बड़ी अच्छी साठ-गांठ रहती है, दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है, दोनों के बीच एक बड़ा लगाव पैदा हो जाता है, भाई-बहन जैसा। और वो जो लड़की थी, जो चाचा की लड़की हुई मकान मालिक के, उसका प्रभाव मकान मालिक के ऊपर बहुत ज्यादा था। तो रंजितवा की ये सब तकलीफों से वो बीना जो है वाकिफ थी। तो बीना और रंजीत बाबू मिलके बताते हैं अपने मकान मालिक को, क्योंकि अब वो मकान मालकिन जो है वो भाभी लगी बीना की, तो बीना का उसके ऊपर प्रभाव भी था। तो वो जो बीना दीदी है रंजितवा की, वो ढंग से समझाती है कि क्या क्या इनको कष्ट है यहाँ पे, तो क्यों इसके अंदर एक टॉयलेट नहीं बना देते।
तो वहां से फिर टॉयलेट के निर्माण के लिए मकान मालिक राजी हो जाता है, फिर अंदर हैंडपंप लगाने के लिए भी राजी हो जाता है, और इस सब के लिए इस सब का क्रेडिट वो रंजितवा के उस बीना दीदी को जाता है, क्योंकि वो बीना दीदी एक-एक चीज को गौर करके देख रही थी कि किस तरह से इनके साथ ये इनकी माँ का व्यवहार है, किस तरह मारते-पीटते रहती है, किस तरह इस छोटे से बच्चे से एक से पानी भरवाती है और दो को इतना हिफाज़त करती है, किस तरह से इनको बाहर भेजती है, दो हरनौआ बकलेसवा को टॉयलेट कराने के लिए, और उसमें भी बहाना ढूँढ-ढूँढ के पिटाई करती है। तो ये बीना दीदी को बहुत अच्छे से पता था, रंजीतवा के बीना दीदी को। तो रंजीतवा की मदद के लिए वो फिर अपने वो जो मकान मालकिन है भाभी उसको कहती है, तो बीना दीदी की बात मान ली जाती है, और घर के अंदर हैंडपंप लगाने के लिए और टॉयलेट बनवाने के लिए मकान मालिक राजी हो जाता है, और नवल नारायण को ये वो लोग कह देते हैं कि किराए से पैसा काट लेंगे, काट लीजिएगा, आप ये सब चीजें अपनी सुविधा के लिए बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब माया को ऐसे लगता है जैसे इसमें भी, हालांकि माया को पता है कि ये सब चीजों की मांग वो रंजितवा की बीना दीदी ने करी है, और रंजितवा वहां पे साथ बैठा हुआ था, और इन दोनों ने ही मिल के बात करी है, और उसके बाद ही सब बात हुई है। लेकिन माया का काम क्रेडिट देना नहीं है रंजितवा का, तो रंजितवा को किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, उल्टा उसे डांट पड़ना चाहिए, ये पड़ना चाहिए। तो माया ने और चुगली और नवल नारायण से कर दी, ये सब खर्चा बढ़वा दिया, इसी ने बढ़वा दिया। तो जब से वो मकान मालकिनी आई थी, तब से उसके पीछे लग के बैठ-बैठ के टॉयलेट बनाना है, कल लगाना है, ये करना है, ये सब कह-कह के और इसी ने बढ़वा दिया है। इस बीच में और भी एक डेवलपमेंट होता है कि वो बीना दीदी रंजितवा बताता है कि छत पे हमें रहना ज़्यादा पसंद होता, छत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन छत पर जाने का जो रास्ता था जिस कमरे के अंदर से, वो कमरा बंद था। तो बीना दीदी को ये समझ में आता है, रंजीतवा के बीना दीदी को, कि इस सारे घर को हम खुलवा सकते हैं। वो अपनी उस मकान मालकिन जो थी इस घर की, वो जो उनकी भाभी है, उससे कह के सारे कमरे खुलवा देती, ये कह के खुलवा देती है कि हमारे भैया रंजीत भैया चाहते हैं छत पे रहना, छत पे पढ़ना, छत पे सोना, और हमारे लिए भी आसान होगा छत से इस छत से उस छत पे चले जाना, चले आना, बात करना। तो मकान मालकिन खोल देती है, सारे कमरे खोल देती है, ये कह के कि चलो ठीक है, कोई लोग रहेंगे तो साफ सफाई होगा, आते जाते रहेंगे, बाकी कमरे बंद रह के भी क्या फायदा होने वाला है। तो माया इसका भी इसके लिए क्रेडिट नहीं देती कि ये सब हो गया, सारे कमरे खुल गए। माया को काम करने में बहुत परेशानी है, बहुत आलसी है माया, आलसी नंबर एक आप कह सकते हैं उसको। तो माया क्या काम बढ़ जाता है, क्योंकि माया को अब झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे, सब जगह साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी नवल नारायण को मतलब शुक्रगुजारनी है रजतवा का, सारे कमरे खुल गए, ना उस रजतवा के बीना दीदी का, बल्कि उल्टा शिकायत करती है नवल नारायण से कि इसने मकान मालकिन को कह के और सारे कमरे खुलवा लिए हैं, अब आगे सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी इसी को हम दे देंगे, क्योंकि इतने सारे कमरे खुलवाने की क्या जरूरत थी। जो 2 कमरे हमारे थे, उसी में हमारा काम ठीक चल रहा था, और जो ये 2-3 कमरे खुल गए, ये किस लिए खुलवाए गए? तो बीना दीदी ये सब देख रही होती है, लानत-मलानत भी करती है, "चाची आप कैसी हैं? आपका ये कैसा व्यवहार है? कैसा आपका नेचर है? हमको समझ में नहीं आता है।" तो संजय भैया कहते हैं, "ये नेचर हमको भी नहीं समझ में आ रहा है रंजन बाबू।" तो मैं बोला, "समझ में आएगा भी नहीं संजय भैया आपको, क्योंकि माया का नेचर ऐसा ही है।" माया को लगता है जैसे उसके सर पर घड़ों पानी पड़ गया, तो उसको काम ना करना पड़े, हर छोटे बड़े काम से उसको बचना है, मैक्सिमम काम रजितवा से करवा लेना है, और अरनउआ बकलिसवा की सुरक्षा करनी है।
अब इसका नतीजा क्या होता है कि साइकोलॉजिकली एक बहुत गहरा असर पड़ता है ये बकलेस्वा के ऊपर भी और अरनवा के ऊपर भी। ये दोनों साइकोलॉजिकली कमजोर भी हो जाते हैं और इनके अंदर कई बुराइयां उसी वक्त से पैदा होने लगती हैं। वो ये भी समझ जाते हैं बचपन से ही कि हमें बचाने के लिए माया हर तरह का हथियार इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो सब देख रहे होते हैं कि गलती किसकी थी, उसकी थी या रंजितवा की थी, हर किसी को पता होता है। तो अरनौआ थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ गया, क्योंकि अरनौआ ने देखा कि अरे हमें तो ये मैया बचा लेती है और हम गलती किए हुए होते हैं तब भी हमें बचा लिया जाता है, और ये रंजितवा गलती नहीं भी कर ले रहता है तो मैया इसको पिटवा देती है, ऐसा समा बांधती है कि हमें निर्दोष बना देती है। और जब नवल नारायण आते हैं तो उसके सामने सारा दोष जो है बिना कुछ किए भी, ये पहले भी कर चुकी है, ये आपको पहले इस कहानी में बता चुके हैं वजीरगंज की घटना। तो अब माया का ये गुण बढ़ता जा रहा है, हर दूसरे दिन कंप्लेनिंग नेचर। तो इसके चलते घर में ये जो कलह मच रही है, और उस कलह में जो खुल के अरनौआ और बकलेस्वा का माया सपोर्ट करती है नवल नारायण तक बात पहुंचाने में, और नवल नारायण से पिटवाने के लिए जिस तरह माया आतुर रहती है रंजितवा को, तो ये सब सभी देख रहे हैं, मोहल्ले के और भी जो लोग हैं वो सभी भी देख रहे थे। वो बीना दीदी भी रंजितवा की देखती रहती थी, वो सब टोकती भी थी। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा था अरनौआ के ऊपर, क्योंकि अरनौआ बदतमीज होते जा रहा था। और अरनौआ को यह समझ आने लगा था कि बदतमीजी मेरी जन्म सिद्ध अधिकार में शामिल हो चुकी है, मैं किसी के साथ कुछ भी किसी भी लेवल तक की बदतमीजी कर सकता हूं, और मैं बदतमीजी करूंगा तो माया मुझे बचाएगी, मैया मुझे बचाएगी। और भले ही उसमें रंजितवा का कोई रोल ना हो, लेकिन माया करती क्या थी कि सारी कहानी को ट्विस्ट करके, जिसमें कोई रोल भी ना हो, वो भी चार अपनी तरफ से जोड़ करके कुछ काल्पनिक घटनाएं भी आगे गढ़ करके नवल नारायण के सामने प्रकट कर देगी, जहां असली मुजरिम तो अरनौआ है, उसमें कोई लेना देना उसका रंजितवा का नहीं था। लेकिन माया अपने मर्जी से कहीं ना कहीं से उसे प्रकट करा देगी, उस घटना के साथ जोड़ देगी, और उस घटना की जिम्मेदारी रंजितवा पे डाल देगी। और नवल नारायण आओ देखेंगे ना ताओ, एक छड़ी उठाएंगे और रंजितवा के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल के अपना पितृत्व दायित्व, पिता होने का जो दायित्व है ना नवल नारायण का, वो अपने बच्चों की जिंदगी में यही रहा है कि अरनौआ को बचाना है। कभी कभी अरनौआ को भी डंडा पड़ा है नवल नारायण का, लेकिन कम पड़ा है, रंजितवा को ज्यादा पड़ा है। और बकलेश्वर को तो नहीं पड़ा है, क्योंकि वो छोटा है, वो तो बेचारा डंडा खा नहीं सकता। रंजितवा 10 साल की उम्र में इतना बड़ा था कि उसके साथ हर जोर आजमाइश की जा सकती है। और बकलेस्वा अपनी जिंदगी के 40वें 50वें साल तक पहुंचते हुए भी वो कभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसे 2 डंडा मारा जा सके। तो ये नवल नारायण का पाखंड है, माया का पाखंड है, इन दोनों का पाखंड का जगत है, नवल नारायण और माया का। और माया नवल नारायण बकलेस्वा को बख्श देंगे क्योंकि वो छोटा है, अरनौआ को बचाने के लिए माया है, उसका गुनाह इतना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसे प्रोजेक्ट नहीं करना है, जो नहीं किया है वो भी रंजितवा के सर पे डाल देना है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा अल्टीमेटली लूजर कौन था, क्योंकि जिसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा था, तो रंजितवा। तो ये क्रम चलते रहता है। नवल नारायण को कभी ये पता भी नहीं चल पाता है कि हमने जो ट्यूटर रखा है, वो जब पढ़ाने आते हैं, परशुराम पाठक जी, परशुराम पाठक जी थे, टीचर थे, जो नियुक्त किए गए थे अरनौआ बकलेस्वा को क्लास में आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उनके लिए ट्यूशन लगा था। तो वो ट्यूटर से रंजितवा कुछ पूछ न ले, और वो ट्यूटर फिर खुद रंजितवा से कुछ पूछ ले या बात ना कर ले, उसको थोड़ा सा समय ना दे दे, ऐसा सौतेला व्यवहार ये माया ने हमेशा रंजितवा के साथ किया। और माया ने अंततः, पिछली कहानी में आपको इसका डिटेल बता चुके हैं इसलिए यहाँ पे दोहरा नहीं रहे, तो माया ने इसका निर्णय लिया
कि रजतवा की पढ़ाई उस वक्त के लिए बंद कर दी जाए। रजतवा छठी क्लास में पढ़ रहा है, अर्नवा बकलेसवा एलकेजी और केजी में पढ़ रहे हैं, एलकेजी और यूकेजी में पढ़ रहे हैं। इनकी शाम के टाइम में वो ट्यूटर के आने के बाद इनकी पढ़ाई 1 डेढ़ घंटे लैंप ललटेन जला के होना वहां पे जरूरी है, लेकिन रंजितवा को उस वक्त अपनी पढ़ाई बंद कर देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग अपना होमवर्क बना रहे होते हैं तो वो जो ट्यूटर आए हैं वो थोड़ा सा भी समय गलती से रजतवा में ना लगा दे। ऐसा 1-2 बार हुआ तो माया ने कहा तुम्हें अब वहां पे नहीं पढ़ना है, पढ़ने बैठना ही नहीं है। तो होता क्या था, नवल नारायण तो 9 बजे तक आएंगे और जैसे ही ट्यूशन के टीचर वापस जाएंगे बस अर्नवा बकलेसवा की पढ़ाई हो गई खत्म। उसके बाद लैंप ललटेन मिलेगा रंजितवा को, फिर रंजितवा बैठ जाएगा पढ़ने के लिए और वहीं पे उसकी वो बीना दीदी भी आके बैठ जाएगी अपनी कोई किताब लेके या अपना कुछ और लेकर के, और वहां फिर वो दोनों अपने रात को 9-10 बजे 10:30 बजे तक अपना बैठ के पढ़ते लिखते रहेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे। इनको माया को नवल नारायण को इन सबको कोई लेना देना नहीं। इसी तरह नवल नारायण की जिंदगी चल रही थी। अब वो कमरे खुलवाने के लिए भी रंजितवा को डांट पड़ी, मार तो नहीं पड़ी क्योंकि नवल नारायण खुश हुए कि अच्छा हुआ सारे कमरे खुल गए। तो माया ने जो एक रचा था रंजितवा के खिलाफ, उस पर नवल नारायण ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि नवल नारायण को अंदर से आह्लाद हुआ कि चलो किसी तरह सारे कमरे तो खुल गए, चलो किसी तरह से ये तो राजी हो गए मकान मालिक कि अब टॉयलेट बन जाएगा घर के अंदर, हैंडपंप लग जाएगा। अब भले रंजितवा के कहने से हो, चाहे वो रंजितवा की बीना दीदी के दबाव से हुआ हो, तो माया तो उसके लिए भी कोशिश में तो थी, लेकिन माया वहां पे ठीक से अपनी समस्या या तो प्रोजेक्ट नहीं कर पाई नवल नारायण के सामने, या नवल नारायण और माया इस बात पे सहमत नहीं हो पाए कि ये कुछ गलत किया है रंजितवा ने कमरा खुलवा के, और ये मकान मालिक को ये समझा के कि अंदर टॉयलेट और हैंडपंप बना दिया जाए। तो जनार्दन चाचा कहते हैं नवल नारायण यहाँ तो चलिए सही रहे, लेकिन ये माया का बुद्धि, नवल नारायण की माया का, ये क्या भैंस चरने गया था? मैं बोला जनार्दन चाचा माया के पास बुद्धि है कहाँ? माया के खानदान में सिर्फ एकमात्र बुद्धिमान पुरुष पैदा हुआ था, वो थे हंस जी। सारी बुद्धि सब तरफ से निकाल निकाल के उनके भेजे में भर दिया गया था। बाकी उसके बाद भाई कैसा हुआ कंस, एकदम बुद्धिहीन। बाकी उनके बाद के खानदान में जितने पैदा हुए उनके पास कोई बुद्धि नहीं। तो लगता है ईश्वर ने सारी बुद्धि खखोर खखोर के सिर्फ हंस जी के अंदर भर दिया था। तो माया के पास तो बुद्धि पहले से ही नहीं थी। तो माया तो बुद्धिहीन शुरू से ही है, लक्षणहीन भी है, कुलक्षणी जिसको कह सकते हैं आप वो है, निकम्मी भी है अपने हंस और कंस भाई जैसे। और इसका चरित्र तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जो स्त्री ऐसी हो सकती हो, तो उसका चरित्र ऐसा हो, उसके बारे में कुछ भी कहना और उससे कुछ भी उम्मीद करना बेमानी ही होगा। तो संजय भैया कहते हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो मैं उनको आगे बताता हूं कि इसी क्रम में 6 महीना गुजरने वाला है उसरी में स्कूल जाते हुए, और 6 महीने में अर्नवा बकलेसवा का टेस्ट होता है। अब अर्नवा जो है क्लास 1 में आ जाता है यूकेजी से, और बकलेसवा एलकेजी से यूकेजी में कर दिया जाता है उसी साल में, क्योंकि एडमिशन के समय यही शर्त तय हुआ था। और इस बीच में कंस, ये जो माया के सबसे दुलारे भाई कंस 2 बार उसरी आते हैं, और हर बार कुछ तबीयत खराब था तो भैया को वेतन बंद है। एक ये भी सरकार में प्रॉब्लम रहती है बिहार सरकार के कर्मचारियों की कि उनका कई कई बार वेतन बंद हो जाता था। तो हंस जी की सैलरी नहीं मिल रही, वेतन बंद है पिछले 10 महीनों से, परेशान हैं, तबीयत भी उनकी खराब थी। उन्होंने भेजा है मुझे कि कुछ पैसे मांग करके ले आओ। अब नवल नारायण से पैसे मांगे गए हैं और माया कहती है भाई दे दीजिए। तो नवल नारायण 5,000 रुपये उधारी दे देते हैं। 3 महीना बाद फिर बीच में कंस पधारते, फिर से वही बहाना, अभी तो सैलरी खुली नहीं है,
जो पैसा ले गए थे खर्च हो गया दवा बीरो में, सो बाकी सब खर्च तो किसी तरह मैनेज हो जा रहा है, सो भैया का दवाई वगैरह चाहिए। तो भैया ने कहा है और भी कुछ पैसे मांग के लाओ, तो फिर से 5,000 लेके गए नवल नारायण से कंस जी। और ये क्रम एक दो बार नहीं, एक साल के अंदर 4 बार होता है। कभी 2 महीने के अंतराल पर, कभी 4 महीने के अंतराल पर। और उस 1 साल के अंदर में 4 बार में 5-5 हजार रुपए कर्ज लेकर के कंस जी जा चुके हैं। अब चौथी बार जब आए थे मांगने ना, तो नवल नारायण ने अपनी असमर्थता जता दी थी। और माया ने भी कहा था कि अब क्या अपना रोया रोया बेच करके कैसे निकाल के दूं, इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं होता है। सो हम ही लोग कब तक मदद करते रहेंगे, से जाकर के भैया को कहना कि और भी कई जगह है वहां से कुछ जुगाड़ करें, अब हमारा भी हाथ जो है थोड़ा तंग हो चुका है। सो अपने पति को कितनी बार बोलूंगी देने के लिए, क्योंकि उस समय में 20,000 रुपए बहुत होते थे। और कंस इस तरह से 5-5 हजार रुपए करके 4 बार 20,000 रुपए लेके जा चुके। इस बीच में धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। और इस समय के गुजरने के क्रम में अब बच्चे अपने अगले क्लास को फिर से, अब रंजितवा 7वीं में चला जाता है, छठी से। और ये जो अर्नहुआ है, ये केजी से 6 महीने के बाद आया था ना फर्स्ट में, तो फर्स्ट से सेकंड में आता है। उसी सेकंड में, जिस सेकंड में बेचारा बहुत बार पढ़ चुका है। बजीरगंज में भी पढ़ा था सेकंड में, गदाईपुर गांव में भी पढ़ा था, और अब इस उसरी में भी सेकंड में पहुंच चुका है। और बकलेसवा क्लास 1 में आ चुका है। और इसी क्रम में नवल नारायण की जिंदगी वैसे ही मस्त चल रही है। नवल नारायण की जेब से माया को जब भी कंडोम मिल जाता है, बच्चों में बांट देती है कि ये लो भाई, पापा ने गुब्बारा लाया है तुम्हारे लिए। कभी माया ने पलट के ये नहीं पूछा कि नवल नारायण जी, आपके जेब में हर वक्त ये कंडोम क्यों मिलता है। और नवल नारायण की जेब में कंडोम कुछ इस तरह से मिला करता था, जैसे लग रहा है कि बीपी या हार्ट का पेशेंट या कोई और भी बीमारी का पेशेंट अपनी जेब में दवाएं लेकर के चलता हो, इमरजेंसी दवाएं। तो नवल नारायण के जेब में हर वक्त 5-10 कंडोम, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। नवल नारायण इसी कैटेगरी का इंसान रहा है हमेशा से। और माया ने कभी नहीं पूछा कि ये आप लेके क्यों चलते हैं। जब नवल नारायण की जेब में पैसे निकालते वक्त, चोरी करते हुए माया पैसे चोरी करती थी, जब भी माया ने देखा कि जेब में कंडोम पड़े हुए हैं, तो माया ने पूछा तो ये क्यों है, लेकिन नवल नारायण ने कहा ये बच्चों के लिए गुब्बारा। नवल नारायण को बहाना जल्दबाजी में कुछ नहीं सूझा। और ये क्रम शुरू वजीरगंज से ही हो गया था। तो ये क्रम उसरी में भी आके जारी है। इस बीच में मैं संजय भैया को बताता हूँ कि जनार्दन चाचा को पता है, संजय भैया आपको नहीं पता है, लेकिन जनार्दन चाचा बहुत अच्छे से जानते हैं। उसरी बाजार में एक डॉक्टर हुआ करता था। वो डॉक्टर बहुत ही बदनाम डॉक्टर रहा है। और बाद में उसरी वालों ने उसे डंडे से और चप्पल जूते से मार मार के, जूतों की माला पहना करके भगाया था, उसरी बाजार से उसे निकाल दिया था, क्योंकि वो गलत सलत करते हुए महिलाओं के साथ पकड़ा गया था। उसे जनार्दन चाचा की बिल्कुल भी दोस्ती नहीं थी, बात भी नहीं करते थे। तो जनार्दन चाचा खुद ही पूछ बैठे रंजितवा से, ठाकुर डॉक्टर के बात कर रहे हैं क्या। हमने कहा लीजिए, अब आपने नाम बता ही दिया, वही ठाकुर डॉक्टर की बात कर रहे हैं जनार्दन चाचा। तो जनार्दन चाचा अब बताते हैं संजय भैया को कि संजय, ये बात तो हमको भी आश्चर्यजनक लगता था। ये नवल नारायण का ठाकुर डॉक्टर के साथ बहुत तगड़ा रिश्ता था, एकदम घनिष्ठ संबंध। हम लोग उस वक्त तक नहीं सोच पाए थे, लेकिन अब जब रंजन बाबू समझा रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि नवल नारायण के जेब में मिलने वाला ये कंडोम, जबकि
रंजन बाबू पहले ही कहानी में कह चुके कि जब कुर्था में थी तभी नवल नारायण की पत्नी ने परिवार नियोजन को अपना लिया था। तो नवल नारायण की जेब में कंडोम क्यों होना चाहिए? और फिर नवल नारायण उसको बच्चों को गुब्बारा फुलाने के लिए कैसे बांटते रहते हैं? तो मैंने कहा जनार्दन चाचा और संजय भैया, वो तो एक बहाना था। नवल नारायण को अचानक कुछ नहीं सूझा, कारण क्या बताएं पत्नी को कि मेरे जेब में क्यों है? तो उन्होंने कह दिया ये गुब्बारा है। और गुब्बारा आया कहां से? तो बोलते थे परिवार नियोजन में काम करने वाली, परिवार नियोजन का प्रचार करने वाली जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहां जो नियुक्त एक नर्सिंग स्टाफ होता है, नवल नारायण का सीधा कहना है जब भी वो पोस्ट ऑफिस में आती है तो बहुत सारा दे देती है, मैं लेके रख लेता हूं। तो नवल नारायण जो भी आपको धोती कुर्ता पहने हुए दिखेंगे, नवल नारायण की पूरी जिंदगी का हिस्ट्री ये है कि नवल नारायण के जेब में 5-10 कंडोम ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि नवल नारायण वो वाले इंसान है कि क्या पता कब कहां इसकी जरूरत पड़ जाए। नवल नारायण को हर वक्त इसकी जरूरत रही है, पूरी जिंदगी। इस बीच में नवल नारायण ने अपना एक नया धंधा वहां पे खोला उसिरी में। संजय भैया बोलते वो नया धंधा माने का बिजनेस करने लगे थे। मैं बोला नहीं संजय भैया, लेकिन आप भी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, आप कभी सुने हैं कि घर घर में जा करके कोई पोस्ट ऑफिस का किरानी इतना वेलफेयर माइंडेड हो, इतना किसी का वेलफेयर देखता हो कि वो घर घर में जाके स्त्री जो गुप्त कमाई करती है अपने पति के जेब से कुछ रुपये चुरा के बचा के, नवल नारायण उन रुपयों को पोस्ट ऑफिस में जमा कराने की योजना पे काम करते थे। पोस्ट ऑफिस की ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन नवल नारायण पोस्ट ऑफिस के इतने समर्पित किरानी थे, इतने समर्पित क्लर्क थे कि वो घर घर में जाते थे, महिलाओं से पूछते थे आपके पास कुछ गुप्त जमा है क्या, कुछ गुप्त धन है जो आपने पति की इच्छा के बाहर, पति की जानकारी के बिना छुपा करके रखा हो, तो मैं आपको उसका खाता खुलवा देता हूं पोस्ट ऑफिस में। इस बहाने नवल नारायण को घर घर में एंट्री मिल जाएगी, कुछ स्त्रियों से बात करने का अवसर मिल जाएगा। और हमने आपको कहानी में बताया है पहले भी, नवल नारायण गदाईपुर गांव में थे तो क्या करते थे, हर जगह नवल नारायण ये जाल अपना फेंकने का कोशिश करते थे। कुछ उस जाल में फंस जाएगी, कुछ निकल जाएगी, कुछ लोग इनके झांसे में आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ फिसल के इनकी झोली में गिर जाएंगे जिसके साथ नवल नारायण अपने गलत रिश्ते कायम कर लेंगे, और कुछ की ताक में रहेंगे जो उनके हाथ में नहीं आते। तो नवल नारायण ने ये जाल उसिरी में भी बहुत अच्छे से फेंका। जो गरीब मजदूर घर की महिलाएं थी उनको झांसे में लेने के लिए उनके बच्चों को स्कूल भेजना, उनको कॉपी किताब देना, ये सब भी पहले बता चुका हूं, दोबारा दोहराने की जरूरत है नहीं। लेकिन नवल नारायण ऐसा चरित्रहीन और पतित इंसान है जिसको हर समय एक नई स्त्री चाहिए अपनी वासना की पूर्ति के लिए। और इस काम को करने के लिए नवल नारायण ने इसे भी एक जरिया बनाया। तो नवल नारायण कम से कम ऐसे उसिरी में 40-50 ऐसी महिलाएं थी जिनका नवल नारायण खाता खुलवाते हैं। खाता भी उनको पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ा खुलवाने के लिए। नवल नारायण हाजिर है ना सेवा में, नवल नारायण जैसा सेवक आपको नहीं मिलेगा। जो तनख्वाह पोस्ट ऑफिस में काम करने की लेता है और जो पोस्ट ऑफिस से खाना खाने जा रहा हूं घर में, इस एक्सक्यूज के बहाने 1.5-1.5 2-2 घंटे दोपहर में गायब रहेगा। और कब गायब रहेंगे और कब किसी के घर जाएंगे? जिस वक्त घर में कोई मर्द ना हो, बच्चे स्कूल में हो, और नवल नारायण उस वक्त जनानी कित्ता में अंदर। कुछ महिलाएं उनके झांसे में आ गई, कुछ नहीं आई। और नवल नारायण का सबसे बढ़िया दोस्त वो ठाकुर डॉक्टर। संजय भैया पूछते हो ठाकुर डॉक्टरवा के बारे में भी बताइए। मतलब ठाकुर डॉक्टर का ये काम था संजय भैया कि आस-पास में किसी भी तरह का, जिसको कहते हैं अवैध गर्भ गिराना, जिसको आप कह सकते हैं एबॉर्शन, अब वो किसी भी तरह के हालात में क्यों ना हो, तो वो ये काम को ठाकुर डॉक्टर
उसेरी बाजार में रह के अपने क्लिनिक में करता था। और ये जो अवैध गर्भ गिराने का जो संस्थान उसने खोल रखा था, तो अब जो कोई भी वहाँ पे स्त्रियाँ आती थी, अब कई तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, अब कई तरह के कृत्य करने वाले लोग आते हैं। उन महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, उन महिलाओं के साथ उस हालत में, जिस वक़्त वो इसके पास इस चीज़ के लिए आई है, उनके साथ गलत-सलत रिश्ते बनाना, ये ठाकुर डॉक्टर का काम था। और ये जनार्दन चाचा आपको बताएँगे कि इसी क्रम में वो पकड़ा गया था रंगे हाथ, जब कई लोगों के साथ ये घटनाएँ घटी और कुछ लोग तो मजबूरी में चुप रह गए। लेकिन कुछ स्त्रियों ने अपने घर वालों को बताया कि डॉक्टर ने मेरे साथ क्या किया अंदर अकेले में। तो ऐसे 1, 2, 3, 4 कई किस्से जब उसके बाहर आए, तो एक समय ऐसा हुआ जब लोगों ने रंगे हाथ उसे पकड़ा और उसे जूतों की माला पहनाते हुए बहुत मारा था उसिरी बाजार से। और उसिरी बाजार से उसके सब सामान के और क्लिनिक की तोड़-फोड़ करके उसे बाहर कर दिया था। लेकिन ये घटना तो बाद में घटी। उसके पहले जो वो उसिरी में कई वर्षों तक रहा और वो रहने के क्रम में शुरू से ही नवल नारायण का वो दोस्त था। और जैसे ही उसके पास कुछ भी आता था इस तरह का केस, वो नवल नारायण को अपने कंपाउंडर के द्वारा घर से बुलवा भेजता था और नवल नारायण सब कुछ छोड़-छाड़ के वहां पहुंच जाते थे। नवल नारायण ये घटिया मेंटालिटी का इंसान है। तो नवल नारायण ऐसे कम से कम 40-50 ऐसे घर थे उसिरी में, जिस घरों की महिलाओं को, अब वो घरों की महिलाएं ये थोड़ी समझ रही थी कि नवल नारायण की असली नीयत क्या है। अब नवल नारायण वहां पहुंचे हैं और इस तरह का झांसा दे रहे हैं, भाई हम आपका खाता खुलवा देंगे, इससे ये लाभ होगा, आपको पैसा छुपाना नहीं पड़ेगा, कुछ ब्याज मिल जाएगा। जब आप कहिएगा तो हम आपको निकाल के दे देंगे, आप घर ही में विथड्रॉवल फार्म भर दीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। क्योंकि जितना भी उनको काम पड़ेगा, नवल नारायण उतनी बार उनके घर में आएँगे, जाएँगे। अगर रिश्ता बन गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कम से कम नवल नारायण वो छिनरा प्रवृत्ति का इंसान तो है ही कि एक स्त्री उसके सामने रहे, उसको नज़र भर के निहारते रहे अपनी कामुक दृष्टि के साथ। ये तो नवल नारायण के गुण आप शुरू से ही तब से जान रहे हैं जब से नवल नारायण वो 15 साल का है। संजय भैया कहते हैं, राम राम, छी छी, हम कभी नहीं सोचे थे राजन बाबू कि नवल नारायण इस कैटेगरी का भी आदमी है। तो जनार्दन चाचा बोले, सोचा तो हम भी नहीं थे संजय, लेकिन सुन सुन के दुख हो रहा है। और जो ये प्रमाण मिल रहा है ठाकुर डॉक्टर के साथ, हम लोग कई बार पूछे हैं, हम भी पूछे थे। और वो जो डीह पर के पाठक जी थे, वो भी कहते थे, नवल नारायण को हमारे सामने कई बार टोके हैं कि वो डॉक्टर का नियत ठीक नहीं है, उसके बारे में बहुत गलत-सलत सुनते हैं। से आपको कौन-सा ऐसा जट काट लिया है, जो आप उसके पास जाके बैठे रहते हैं? तो कहते थे नहीं, उसके बारे में सब उल्टा-सीधा लोग कहते हैं केवल, वो ऐसा है नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। से हम लोग को तो कभी समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है। और ये प्रमाण से पता चल रहा है कि जो ठाकुर डॉक्टर पकड़ाया था, ये तो पूरा उसरी का हर कोई जानता है संजय। और ये भी सच है कि नवल नारायण उसके एकदम खासम-खास दोस्त रहे हैं। और ये भी मैं जानता हूँ संजय कि नवल नारायण सुबह से ही अपने घर से निकल के कई बार उसके क्लिनिक में आके बैठे रहते थे। मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर वो ठाकुर डॉक्टर का क्लिनिक था और हम कई बार अपने घर से देखे हैं। हमसे तो खाली दुआ सलाम करके, राम-राम करके ये नवल नारायण चले जाया करते थे और ठाकुर डॉक्टर के क्लिनिक में 2 घंटा, ढाई घंटा तक बैठे रहते थे। और उधर हलवाई की दुकान से चाय आ रहा है, मिठाई आ रहा है, नमकीन आ रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि इनका असली रिश्ता क्या था। मैं बोला, संजय भैया और जनार्दन चाचा, नवल नारायण, अब आप कम से कम रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि आप उस समय कहानी के पात्र बन चुके हैं एक, आप सिर्फ श्रोता ही नहीं रह गए हैं। नवल नारायण का उस ठाकुर डॉक्टर के साथ क्या रिश्ता था, ये आपने बहुत अच्छे से देखा है। अब कम से कम आप ये समझ सकते हैं कि जब आपका नहीं बनता था, वो पाठक जी का भी नहीं बनता था, डॉक्टर विद्याभूषण जी और
उनके जो असिस्टेंट डॉक्टर थे महेंद्र जी, वो भी कभी मुंह उठा के ठाकुर डॉक्टर की तरफ देखते नहीं थे, बात तक नहीं करते थे। लेकिन नवल नारायण का उसिरी में सबसे ज्यादा समय कहीं गुजरता था तो ठाकुर डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि ठाकुर डॉक्टर के पास हर दूसरे दिन इस तरह का कोई ना कोई केस आता था, और जो कोई भी ऐसा केस आए, फिर उस स्त्री की इज्जत से खेलना ठाकुर डॉक्टर का भी काम था और नवल नारायण का भी काम था। इसीलिए नवल नारायण की जेब में हर वक्त कंडोम मिलता था। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, नवल नारायण की जेब में हर वक्त होना चाहिए। और घर में बच्चों को उसका गुब्बारा फुला के देना चाहिए। अर्नवा, बकलेसवा, रंजितवा ये सब गुब्बारे से खेलेगा। रंजितवा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने तो खेलना बंद कर दिया, लेकिन अर्नवा और बकलेसवा तो अपनी 10वीं में पढ़ने के बाद तक खेलते रहे। संजय भैया और जनार्दन चाचा कहते हैं, साला इस नवल नारायण को, इस हरामखोर को लानत है, उसको इसका एक-एक कर्म का सजा जरूर मिलना चाहिए। मैं बोला कर्म का सजा जरूर मिलना चाहिए। संजय भैया और जनार्दन चाचा, अगर मेरे हाथ में होता उसके कर्म की सजा देना, तो मैं नवल नारायण की उस लिंग को काट के फेंक देता जिसके उसने पूरे जिंदगी में पता नहीं कितनी औरत की इज्जत के साथ उसने खेला है। संजय भैया कहते हैं ये उचित सजा होता रंजन बाबू। मैं बोला अब आपने लानत भेज दिया है तो हम इस कहानी को आज यहीं पे विराम देते हैं, और फिर अगले सप्ताह नहीं, ये तो सप्ताह का शुरुआत ही है ना, तो आपको और अगली कड़ी में फिर बताते हैं हम आगे, इसके आगे क्या होता है। तो जनार्दन चाचा कहते हैं ठीक से लानत हुआ, हमको भेज लेने दीजिए। कंस को लानत है, हंस को लानत है, हंस की इस बहन को लानत है, जो हंस अपनी इज्जत, खानदान की इज्जत, उसके खानदान में कैसे कैसे लोग थे। कंस जैसा भाई था चरित्रहीन, माया जैसी चरित्रहीन बहन थी, और उस हंस का ये नवल नारायण जैसा जीजा था। तो संजय भैया जीजा शब्द को 3-4 बार दोहराते हुए बोले, जीजा ये बहुत तगड़ा का है, जैसन सार वैसन जीजा, जैसन हाला हो कुटुम वैसन मिलना हो कुटुम। ये कह के संजय भैया ठाका लगाने लगे और जोर जोर से बोलने लगे, लानत है, हंस को लानत है, कंस को लानत है, इन नवल नारायणवा को तो बहुत ही ढंग से लानत है, ये बहुत नीच आदमी है, हम इतना नीचता सोचे नहीं थे। तो हमने कहा आगे अभी अगले अंक में जब आवेंगे संजय भैया, तब आपको बतावेंगे। अभी तो आज केवल नवल नारायण के इस एक पक्ष को खोला है कि उसने कई स्त्रियों के खाते खुलवाए, इस तरह से घर घर जाके गुप्त धन जमा करो पोस्ट ऑफिस में योजना चलाता था, इस बहाने से, क्योंकि उसको हर उस घर में घुसने का अवसर मिलेगा, अपनी लच्छेदार बातें करने का अवसर मिलेगा स्त्रियों के बीच में घुस के। आगे और बताएँगे कि इसके बाद इस योजना में जो जमा धन हुआ था, उसका क्या हुआ? उसके साथ नवल नारायण क्या खेल करता है? और आगे आपको और भी नवल नारायण के कुछ कृत्य बताएँगे। पोस्ट ऑफिस से और किस-किस तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले में नवल नारायण शामिल था। तो ज़ाहिर-सी बात है, वक्ता को कहानी एपिसोड खत्म करके जाना पड़ता है लघुशंका। तो अब मैं जाता हूँ लघुशंका करने के लिए, और संजय भैया और जनार्दन चाचा, ज़ाहिर-सी बात है, अब संजय भैया को पूछने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अब तो जनार्दन चाचा भी इस कहानी में घुसे हुए हैं। अब वो केवल कहानी सुन नहीं रहे हैं, अब वो कैरेक्टर भी हैं, जो नवल नारायण के बारे में कुछ जानकारियाँ भी दे सकते हैं, और वो ठाकुर डॉक्टर के बारे में भी जानकारियाँ दे सकते हैं। जितनी ज़रूरी जानकारी थी, वो मोटा-मोटी तौर पे हमने आपको दे दिया। लेकिन अब जनार्दन चाचा विशेष जानकारी ठाकुर डॉक्टर के बारे में और ठाकुर डॉक्टर से नवल नारायण की दोस्ती के बारे में संजय भैया को दे रहे हैं। और तब तक मैं एपिसोड करके जाता हूँ वापस, लघुशंका करके आता हूँ, तो मैं इसके आगे की कहानी बताऊंगा 48वें एपिसोड में। आपको पता है कि मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और आप बता रहे हैं ना, जब आप लोग भी
लानतें भेजते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कौन है ये नवल नारायण। 2-3 गो मैसेज ये भी आया था। ऐसे मैसेज में चूँकि कमेंट में आते हैं तो मैं आपको यहाँ प्रूव नहीं करता। बाकी कोई व्हाट्सएप पे मुझे कर देता है तो मैं पढ़ के मुस्कुरा के रह लेता हूँ। एक ने तो कहा मेरा नाम जो है, पता नहीं कहाँ से मैसेज किया है, लेकिन उसने ये नहीं लिखा है, मैसेज नहीं किया है, कमेंट किया वीडियो के नीचे। बोलता है मैं सतीश कुमार हूँ और अरवल से बोल रहा हूँ। मैं इन नवल नारायण को पहचानता हूँ। भाई नवल नारायण को खाली पहचानते हो क्या? और सतीश लिखने के पहले जो स्पेलिंग था ना, उससे हमें समझ में आया कि शैलेश लिखा हुआ है, फिर उसको ये करा हुआ है। उसके बाद फिर मिटा नहीं पाया, डिलीट नहीं किया, तो SAILE करके फिर थोड़ा गैप था और उसके बाद फिर से लिखा हुआ था सतीश बोल रहा हूँ, अरवल से। तो हमने कहा अच्छा ये लगता है शैलेश सतीश में कंफ्यूज है बेचारा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे नवल नारायण को पहचानते हो ना, बहुत अच्छे। आप पहचानते हैं, आपको बहुत आपके धन्यवाद जो आप नवल नारायण को पहचान गए कि नवल नारायण कौन है। शायद आप कांति को भी पहचान जाए, शायद ये बिलुआ को भी पहचानते होंगे जो बीरेंद्र बिलुआ था। मुझे लगता है शायद आप पहचानते होंगे बहुत अच्छे से। और ये भी लिखा हुआ था अरनौआ को भी पहचानता हूँ, ये साला बकलेसवा को भी पहचानता हूँ। अरे भाई बहुत अच्छे। आगे भी अभी आगे आवेगा इस कहानी में। आप तो शायद फिर जब इस सबको पहचानते हो तो बिलुआ का और भी 2 पुत्र है, 2 पुत्रियां है, उन सबको भी पहचानते होगे यार। केवल नवल नारायण को ही कैसे पहचान सकते हो? भाई हमारे तरफ से तो ये कहानी काल्पनिक है। बाकी अगर आप सबको पहचानते हैं तो बहुत अच्छे, मुबारक हो आपको। और वो कांति की भी पहचान आपको ज़रूर होगी। जिस कांति के चेहरे पर कांति आ जाया करती थी नवल नारायण को देखते हुए ही। और ये चर्चे थे नवल नारायण के घर में, नवल नारायण के पत्नी माया और नवल नारायण के जो 3 बच्चे हैं, रंजितवा, अरनौआ, बकलेसवा के बीच में, कि ये जो बिलुआ का सबसे छोटा बेटा है, कुछ गड़बड़ किया है, नवल नारायण नहीं वहाँ पे, तो इसी का पुत्र लगता है। क्योंकि नवल नारायण भी बहुत जपते रहता है उसका नाम का माला। तो शायद आप उसे भी पहचानते हो। नहीं पहचानते होंगे तो पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर आपको पता है मैं हूँ मुझे तो पहचानते हैं ना, मैं हूँ रंजन कुमार। मैं सुना रहा हूँ अपने दोस्त रंजितवा की कहानी, और रंजितवा से जुड़े हुए नवल नारायण, अरनौआ, बकलेसवा, माया और इन सब से जुड़े हुए हंस कंस की कहानी। तो मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। फिलहाल के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में यार।